हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुष्णाली हाउस। तो आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व निर्धारण की विधियाँ। ठीक है। व्यक्तित्व निर्धारण की विधियाँ। ठीक है। मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट। तो ये 2 टाइप की होती हैं। पहले प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि। प्रोजेक्टिव मेथड और नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। ठीक है। अब इसमें है 4 टाइप की विधि दी हुई है। फर्स्ट है इसमें रोशार्ड, स्याही, धब्बा परीक्षण। रोशार्ड इंक ब्लॉक टेस्ट, इसको इंक ब्लॉक टेस्ट। ठीक है। तो इसको हम IVTB कहते हैं। ठीक। सेकंड है हमारी विषय संप्रत्यय परीक्षण। ये टेस्ट है। ठीक है, जो करवाए गए हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। थर्ड है हमारा शब्द साहचर्य परीक्षण। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है। फिर है ये, एक मिनट, इसकी जगह हम कर लेते हैं वाक्य। जो इसमें बताया गया है वो सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, SCT। फिर है ये लास्ट में बाल संप्रत्यय परीक्षण, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है। तो ये हो जाएगा CAT। ये तो हो गया हमारे प्रक्षेपी विधि में। अब है अप्रक्षेपी विधि में, देखिए कौन कौन से हैं। इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आत्मनिष्ठ विधि, आत्मनिष्ठ
निष्ठ विधि और ये है वस्तुनिष्ठ। विधि, ठीक है। अब इससे देखिए आप इसमें कौन कौन सी विधियां आएंगी। फर्स्ट है इसमें आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। सेकेंड है इसमें केस स्टडी, इसको ऐसे ही याद कर लेना, केस स्टडी। इंग्लिश में भी इसको यही बोलते हैं और हिंदी में ऐसे ही इसको लर्न कर लेना, केस स्टडी, ठीक है। थर्ड है हमारे साक्षात्कार, इंटरव्यू, ठीक है। फोर्थ है इसमें सूची विधि या प्रश्नावली, ठीक है। इसमें है, दिख रहा है बेटा, नियंत्रित, निरीक्षण और दूसरी है क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी, इसको बोलते हैं रेटिंग स्केल। इसको हिंदी से ज्यादा इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा, रेटिंग स्केल। तो ये एक चार्ट हो गया, आप लोग इसको एडिशन लर्न कर लेंगे तो भी ज़्यादा आपको सही रहेगा, है ना, पता चल जाएगा। देखिए व्यक्तित्व निर्धारण की विधियां 2 टाइप की हैं, प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि। इसमें है 4 टाइप की दे रखे हैं परीक्षण, कौन से, रोसार्क सहित डब्बा परीक्षण, ठीक है। फिर विषय संप्रत्यय परीक्षण, बाकी पूर्ति परीक्षण और बाल संप्रत्यय परीक्षण, ये 4 टाइप के हो गए इसमें टेस्ट। फिर अप्रक्षेपी विधि है, ये 2 टाइप की है, आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि। इसमें फिर 4 टाइप के टेस्ट है, आत्मकथा है, केस स्टडी है, साक्षात्कार है, सूची विधि है, प्रश्नावली है। इसमें है 2 टाइप के, नैतिक और क्रम निर्धारण विधि मापनी, सॉरी। तो ये हो गया पूरा एक चार्ट। अब इसको हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट की हमारी, पहले हमने पढ़ा था प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि जो दी थी ये सिगमंड फ्राइड ने, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, वो इन्होंने दी थी, ठीक है, प्रक्षेपी विधि। तो इन्होंने बताया था जो अचेतन मन के अंदर जो दबी हुई इच्छा होती है उनको इन विधियों, इन परीक्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। दबी हुई इच्छाओं को, अपने अंदर की दबी हुई इच्छाओं को, प्रेरणाओं को, संवेगों को प्रकट करना, ठीक है। तो ये है प्रक्षेपी विधि। इसमें फर्स्ट था इसमें रोसार, स्याही, धब्बा परीक्षण। इंग्लिश में लिखेंगे इसको रोसार्च, इंक,
ब्लड टेस्ट, ठीक है, इसको IBT भी लिखते हैं। तो इसका जो प्रतिपादन किया वो किसने किया? हरमन रोसार, उनका पूरा नाम था हरमन प्रतिपादन। पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, इससे आप लोगों को हो जाएगा। हरमन रोसार कब किया? 1921 में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनके जो टेस्ट किया था, कैसे बताया था इस टेस्ट को, अभी बताती हूँ। देखिए इसमें जो होता है वो टोटल 10 कार्ड्स लिए जाते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड्स की संख्या जो है वो कितनी है? 10। अब 10 कार्ड्स जो लिए हैं, ये 10 कार्ड्स, इसमें 5 कार्ड्स जो होते हैं, 5 कार्ड्स होते हैं ये काले व सफेद, ठीक है। और 2 कार्ड होते हैं इसमें से काले व लाल, और 3 कार्ड कैसे होते हैं ये विभिन्न रंगों के होते हैं। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या करा, हमें रोसार ने 10 कार्ड्स लिए, ठीक है। ये 5 तो थे काले और सफेद थे, 2 काले व लाल थे, 3 थे अलग अलग डिफरेंट कलर के। तो इन्होंने क्या किया कि कार्डों को दिखाकर बच्चों से ओरली क्वेश्चन पूछे, ठीक है, बच्चों से मौखिक क्वेश्चन पूछे, और जो क्वेश्चन के जो आंसर बच्चों ने दिया, उन उत्तर के आधार पर, जो शब्दों का प्रयोग जो बच्चों ने किया, उन उत्तर के आधार पर उन्होंने उसका मनोवैज्ञानिक मतलब व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया, ठीक है। कि मतलब जैसे किसी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर बच्चे ने दिया, बच्चों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है, तो उन शब्दों के आधार पर मनोवैज्ञानिक ने क्या किया, उस बालक के व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया कि ये बालक का व्यक्तित्व कैसा होगा, ठीक है। तो ये हो गया इनका रोसार-इंगेलॉफ टेस्ट, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। सेकेंड है इसमें जो हमने अभी किया था, विषय संप्रत्यक्ष टेस्ट, विषय संप्रत्यक्ष परीक्षण। विषय संप्रत्यक्ष परीक्षण, थीमेटिक एप्रीसेप्शन टेस्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट में TAT ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म जरूर लर्न होने चाहिए, जैसे आप फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, TAT की फुल फॉर्म पूछ ली तो बता देंगे आप, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? मार्गन व मोरे ने प्रतिपादन किसने किया था? मार्गन व मोरे। कब? 1935 में, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, ये टोटल 31 कार्ड्स लिए जाते हैं। इसमें टोटल कार्ड्स कितने हैं, इसमें टोटल कार्ड्स 30 + 1, ठीक है, 31। 30 ये जो है कलर है, मतलब कुछ ना कुछ पे बना हुआ है, और इस पे ये 1 कैसा है, ये ब्लैंक है, तो ये 1 इसलिए अलग लिखा गया, ठीक है, ये ब्लैंक कार्ड है खाली। अब ये 30 कार्ड्स जो हैं इनको कैसे डिवाइड किया गया है, इसमें से 10 कार्ड्स जो होते हैं वो इस पे फीमेल पिक्चर बनी होती है, फीमेल पिक्चर, ठीक है, और 10 कार्ड्स पर मेल पिक्चर। अब 10 बचे, 30 में से 10 ये होगा, 10 यहाँ 10 होगा, तो 10 कार्ड्स पर दोनों की मिक्स, फीमेल प्लस मेल, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 31 कार्ड्स लिए अपने टेस्ट में, और 10 कार्ड्स पर फीमेल पिक्चर बनी हुई थी, 10 कार्ड्स पर मेल पिक्चर बनी हुई थी, और जो 10 कार्ड्स बचे थे हमारे पास में, उन्होंने क्या किया, फीमेल और मेल दोनों पिक्चर बना दी। अब बच्चे को क्या किया जाता है कि 20 कार्ड्स दिखाए जाते हैं, ठीक है, 20 कार्ड्स दिखाए जाते हैं, उन कार्ड्स 20 कार्ड्स ही दिखाए जाते हैं, उन कार्ड्स के आधार पर बच्चों से कहा जाता है कि कहानी लिखो, एक कहानी लिखो। कहानी लिखने का समय दिया जाता है, टाइम इसमें दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है, ठीक है। 5 मिनट तक टाइम दिया जाता है, 5 मिनट में बच्चे को एक कहानी लिखनी होती है उन कार्ड्स के आधार पर, ठीक है। तो जो बच्चा वो कहानी लिखता है, कहानी में जिन शब्दों का, विचारों का, संवेगों का, है ना, अभिरुचि का, अभिवृत्ति का जिसका भी प्रयोग करता है, उसके आधार पर मनोवैज्ञानिक उस बालक के व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं कि इस बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, ठीक है। तो ये है इस टेस्ट में, और ये परीक्षण जो है वो किसके लिए है, 14 वर्ष के बालकों के लिए। चौदह वर्ष के बालकों के लिए, ठीक है, 14 के आसपास के। और ये परीक्षण जो दिया था भारत में, भारतीयकरण इसने किया था, इस परीक्षण का किस दिन किया था, उमा चौधरी ने भारतीयकरण किया था, ठीक है। तो इतना आप लोग को पता होना चाहिए, बाकी जो भी कुछ अगर छूट जाएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी। अब ये टेस्ट हो गया, उसके बाद में हम देखते हैं थर्ड जो हमारा परीक्षण था, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमारा थर्ड है वाक्य पूर्ति परीक्षण। सेंटेंस कंप्लीट सॉरी इस पे मिस्टेक हो रही है, देखिए वाक्य पूर्ति परीक्षण, ठीक है। तो ये इसका प्रतिपादन किया था, ये मनोवैज्ञानिक थे पाइन
व टैडलर। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये खाली वाक्य पूर्ति का मतलब आप सब समझ ही रहे होंगे। एक कहानी दे दी जाती है बच्चों को, और कहानी में क्या होता है, ब्लैंक कुछ छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे ब्लैंक एक पूरी कहानी है, जैसे दे दिया एक कौवा प्यासा था, तो एक कौवा डैश प्यासा था। ठीक है, इस तरह से एक कहानी दे दी जाती है। ठीक है, तो उसको कहानी को क्या करना था, बच्चे को अपने शब्दों के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। तो बच्चा जो शब्द फिल करता है उसके अकॉर्डिंग ही देख लिया जाता है कि ये बच्चे ने किस शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। स्थान पूर्ति जैसे आजकल आप लोग हम लोग की बुक में भी होते हैं, छोटे बच्चों की बुक में भी होते हैं, है ना, तो ये वो यही है। उसके बाद में लास्ट इसमें बचता है जो इम्पोर्टेंट है वो टीएटी और रोसार्च का है, एक ब्लॉक टेस्ट है जो ज़्यादातर पूछा जाता है, बाकी हमें पता सब होना चाहिए। फोर्थ है इसमें बाल संप्रत्यय बोध परीक्षण। चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट। ठीक है, CAT। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, लियो पोल्डबेक। ठीक है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए सबके, है ना। तो इन्होंने टोटल कार्ड कितने लिए थे, टोटल कार्ड की संख्या थी कितनी थी, 10। इस पर जो 10 कार्ड्स थे इन पर विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए थे। ठीक है, इस पर जो था विदेशी जानवरों के चित्र बने हुए थे, तो जो मनुष्य की तरह कार्य और व्यवहार करते हुए दिखाई दिए गए थे। ठीक है, ऐसे जानवरों के चित्र बने हुए थे जो मनुष्य की तरह कार्य और व्यवहार करते हुए दिखाई गए थे इन कार्डों पर। ठीक है, तो इसके आधार पर ही बालक को अपने शब्दों में कहानी लिखनी थी, और इसी के आधार पर जो बच्चों ने कहानी लिखी, जो बच्चों ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उनके आधार पर ही मनोवैज्ञानिक ने उनके व्यक्तित्व का निर्धारण कर दिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, और इसका जो लेकिन ये जो परीक्षण था ये भारत में लागू नहीं हो पाया, क्योंकि ये इसमें जो चित्र दिखाए गए थे वो कहाँ के थे, विदेशों के थे, तो इसलिए ये परीक्षण जो था ये भारत में लागू नहीं हो पाया। और इसमें जो बच्चों की जो एज ली गई थी, उम्र ली गई थी, वो कितनी थी, 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए था ये परीक्षण। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा प्रक्षेपी विधि में। ठीक है, जो चारों विधियां थी वो मैंने आप लोग को बता दी है। एक आध जो छूट गई होगी वो जो नहीं आती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये तो आप लोग का हो गया ये प्रक्षेपी विधि का। अब देखते हैं अप्रक्षेपी विधि में। एक मिनट मैं इसको देखिए, अब दूसरे हमारी अप्रक्षेपी विधि। इसमें था आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि को बाद में लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है हमारी आत्मकथा। आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी।
तो आत्मकथा से मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सेल्फ की, ठीक है, अपने सेल्फ के बारे में लिखना, ठीक है। बहुत से लोग लिखते हैं आत्मकथा अपनी। तो इसमें क्या कहा गया है कि इस विधि के द्वारा अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों को कुछ प्रमुख शीर्षकों में बांट दिया जाता है, ठीक है, जिनके द्वारा वह अपने अनुभवों, उद्देश्यों और रुचियों, अभिव्यक्तियों का वर्णन करते हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया और इसके आधार पर क्या करते हैं मनोवैज्ञानिक उसका व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ कमियां भी हो सकती हैं कि जैसे कोई भी अपनी आत्मकथा लिख रहा है और उसके जीवन में पहले क्या घटना करी हो सकता है वो भूल गया हो, है ना, ये भी हो सकता है। या अचेतन मन में क्या होता था, दबी हुई इच्छाएं उनको प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो ये इसमें कमी भी हो सकती है ना। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। फिर दूसरा है हमारा केस स्टडी। केस स्टडी केस स्टडी में क्या होता है कि इसमें इस विधि के अंतर्गत हम वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के मतलब तत्वों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे केस स्टडी, जैसे कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो उसके पास में गया मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट के पास में गया, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसकी पूरी केस स्टडी जानेगा, पूरा उसका जीवन में क्या क्या हुआ, पहले क्या था, वो सब जानेगा, उसके बाद में वो आगे की प्रोसेस करेगा। जैसे तो इसमें क्या होता है कि इसमें परिवार के बारे में, इतिहास के बारे में, उसका क्या हिस्ट्री पीछे की हिस्ट्री रही है, ठीक है, परिवार की आय वगैरह, ये सब मतलब किसी एक विषय के पूरे एक यूनिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी को शुगर है, ठीक है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो चेक करेगा कि भाई इसको शुगर है, तो वो जानेगा, पूछेगा आपसे कि आपकी फैमिली में किस किस को शुगर थी पहले, तो मतलब क्या है वो हिस्ट्री जान रहा है, ठीक है, पहले क्या किस किस को शुगर रही है, आपके मदर को रही है, फादर को रही है, या आपके और किसी फैमिली मेम्बर को रही है, तो ये सब क्या करता है वो जानता है, ठीक। उसके बाद में आगे वो बताता है कि भाई इसीलिए ये कैसी है, हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, इसलिए ये आगे चल रही है, जो भी है ना। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बाकी है फिर साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप लोगों ने देखा ही होगा, इंटरव्यू में कोई भी अगर कहीं किसी एम्प्लॉय मतलब जो जाता है इंटरव्यू के लिए जाता है, तो उसमें क्या होता है आमने सामने बैठकर ही उसका इंटरव्यू लिया जाता है। तो जब आमने सामने बैठकर किसी का इंटरव्यू लिया जाता है तो उसी टाइम पर हम प्रश्नों के आधार पर उससे कुछ प्रश्न पूछते हैं, हम कुछ और तो करते नहीं, ऐसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नों के आधार पर ही हम उसको जान लेते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा। वो व्यक्ति जैसे मान लीजिए टीचिंग के लिए कोई गया, ठीक है, तो टीचिंग के लिए अगर कोई गया तो टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके हाव भाव को देखकर ही वह मतलब जो ले रहा है इंटरव्यू, वो क्या करेगा, वो जान पाएगा कि ये व्यक्ति कैसा है, ये टीचिंग अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये हमारे कॉलेज में एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं, मतलब इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो बहुत अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है, एक तरीके से कि हम आमने सामने ही व्यक्ति को जान लेते हैं कि व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें उसी के मतलब उसके भाव भाव से, उसके लक्षणों के आधार पर इसका मूल्यांकन कर लिया जाता है। इसके बाद में है सूची विधि या प्रश्नावली। सूची विधि या प्रश्नावली। क्वेश्चनर, तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें इसमें 100 प्रश्नों से लेकर 500 प्रश्न तक के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिसके उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आप लोगों का परिचय कराते हैं,
तो हाँ या ना में उत्तर दीजिए कि आप कराते हैं या नहीं कराते हैं, है ना। या आप लोगों के साथ में अधिक रहना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, आपका जो मतलब ऐसे आपकी रुचि आगे जल्दी जल्दी बदलती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। इस टाइप से 100 से 500 तक के क्वेश्चन हम व्यक्ति से पूछ सकते हैं और उनका जो आंसर देगा वो किस में देगा, हाँ या ना में देगा। तो उन्हीं प्रश्नों के आधार पर, उन प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर हम व्यक्तित्व का, उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर है ये, अब ये तो गई 4 विधियां ही हैं। इसमें एक और मुझे जैसा ध्यान आ रहा है देख लेंगे, और MMPI आता है टेस्ट, MMPI मिनीसोटा मल्टीफेसेट पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ठीक है। तो इसको मैं उसमें लिख दूंगी, इसका फुल फॉर्म लिख दूंगी, ठीक है। अब है यहाँ पे वस्तुनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, इसमें 2 टाइप बताएंगे मैंने अभी, नियंत्रित, इसमें था नियंत्रित, निरीक्षण, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जब हमें अवलोकन करना है तो हम क्या करेंगे कि एक व्यक्ति को एक कमरे में बिठा लेंगे, ठीक है। और जो अवलोकन करता है वो बाहर बैठा होगा और उसने कोई पारदर्शी शीशा टाइप का लगा रखा होगा या कोई लकड़ी का एक छेद कर रखा होगा, उसमें से वह उसकी सारी गतिविधियों को देखता रहेगा, ठीक है। वो कैसे कैसे हाव भाव प्रकट कर रहा है, कैसे मतलब यही है कि मतलब उसके हर चीज़ को नोट करते रहेगा, ठीक है। तो उन्हीं जो हाव भाव वो कमरे में व्यक्त कर रहा है, उन चीज़ों को कर रहा है किसी भी चीज़ को, तो उससे उसी के आधार पर क्या कर लिया जाता है, उसके व्यक्तित्व का निरीक्षण कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संपूर्ण व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन है वह कर लिया जाता है। वही व्यक्ति को हम कमरे में रख रहे हैं तो कमरा, वो तो सोच रहा है, वो तो मतलब ये सोचा है कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, मैं चाहे कैसी भी एक्टिविटी करूँ मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। लेकिन जो बाहर अवलोकन करता है वो तो ये सब चीज़ें जांच रहा है कि अंदर व्यक्ति क्या कर रहा है। तो इससे क्या होता है, हम जान सकते हैं कि व्यक्ति अंदर कमरे में क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो उसकी सारी एक्टिविटी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हमारा निरंतरिक निरीक्षण। अब है इसमें रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल से ज़्यादा समझ में आएगा आपको, क्रम निर्धारण मापनी। देखिए अब हमें किसी के व्यक्ति का उनके रेटिंग स्केल करना है, क्या निकालना है। जैसे तो कैसे कर निकालते हैं, देखिए जैसे मालिक एक कर्मचारी का चुनाव करता है, ठीक है। उस कर्मचारी के लिए क्या करा गया है, तो मतलब ऐसे हमें किसी की भी रेटिंग करनी है हमें, है ना, XYZ किसी की रेटिंग करनी है। तो क्वेश्चन है आप तथा अन्य लोग उसके व्यवहार से किस प्रकार से प्रभावित हैं। मतलब जैसे कोई हमने हमारे यहाँ कोई पियोन है, जैसे कॉलेज में कोई पियोन है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इसको रखें या ना रखें। तो क्या होता है, मतलब उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 लोगों से 10 लोगों से कहेंगे कि भाई इसके लिए एक काम करते हैं, हम एक वो बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन में आप लोग को उसको हाँ में या ना में आंसर देना होगा कि इसको हम इसके व्यवहार से आप लोग प्रभावित हैं, ये कैसा व्यवहार करता है, ये कॉलेज में अच्छा व्यवहार करता है लोगों से और लोगों के काम को आसानी से कर देता है या नहीं करता है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, तो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, टिक लगाते जाते हैं। तो उसके आधार पर हम उसकी रेटिंग देखते हैं कि इसकी रेटिंग स्केल कितना आ रहा है और उसके आधार पर ही हम उसका मापन कर देते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति का मापन कर देते हैं। तो ये हो गया हमारी आज व्यक्तित्व निर्धारण की विधियाँ। तो ये मैंने कंप्लीट करवा दिया। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई इसीलिए, क्योंकि मैंने कहा आज कंप्लीट हो जाएगी इससे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग ये सब नोट कर लीजिएगा। कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोग फिर से दोबारा से समझा दूँगी, ठीक।
तो आज के लिए इतना ही, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.